नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग, पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल। आज हम अध्ययन करते हैं केंद्र राज्य संबंधों में मतभेद के प्रमुख कारण। इससे पहले के वीडियोस में हमने केंद्र राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों की हमने बात की थी। अब कई बार देखा जाता है कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध हैं, कई बार राज्य सरकारें आरोप लगाते हैं कि केंद्र उनकी अनदेखी कर रहे हैं। 1967 तक 1967 तक केंद्र राज्य संबंध व्यापक एवं सामान्य बने रहे, क्योंकि तब तक लगभग सभी राज्यों में और पूरे भारत देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ठीक है, केंद्र में और राज्यों में एक ही पार्टी का शासन था। वर्ष 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में चुनाव हार गई, जिससे केंद्र में उसकी स्थिति क्या होगी, कमजोर होगी। परिणाम स्वरूप केंद्र राज्य संबंध के राजनीतिक परिदृश्य में नया परिवर्तन आया और राज्यों में कई मुद्दों पर गैर कांग्रेसी सरकारों द्वारा केंद्रीकरण का विरोध किया गया। केंद्र को जो अधिक शक्तियां सौंपी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की जो हमने बात कही थी, उसमें केंद्र के पास ज़्यादा विषय हैं और इसके साथ साथ समवर्ती सूची के विषयों पर भी केंद्र क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। उसके कानून ज़्यादा प्रभावी होंगे अगर कोई राज्य भी समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाता है। ठीक है, तो उन्होंने राज्यों की स्वायत्तता का मुद्दा उठाया और ज़्यादा शक्तियाँ एवं वित्तीय स्रोतों की उन्होंने मांग की। हम देखते हैं कि कुछ जैसे आर्टिकल 356 है, ठीक है, अनुच्छेद 356 के अधीन जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहाँ पर केंद्र क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो कई बार ये आरोप लगा है कि अनुच्छेद 356 के अधीन अंतर्राज्यीय परिषद के गठन को जानबूझकर सुप्त और शिथिल रखा गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि केंद्र और राज्यों के बीच अथवा राज्यों के बीच उठने वाले जिन विवादों की निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए थी, उन पर केंद्र ने खुद का फैसला सुना दिया। कुछ व्यवस्थाओं का उदार प्रयोग होना चाहिए, जैसे अनुच्छेद 258 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा संघीय कार्यों को सौंपना, किंतु राज्य सरकारों पर, विशेषकर विपक्षी की राज्य सरकारों पर अविश्वास के कारण ऐसा नहीं किया गया। अतः राज्यों को साझे कार्य में बराबर साझेदार नहीं समझा जाता, बल्कि उन्हें प्रार्थी या याचक बनाए रखने का प्रयास किया जाता है, और खासकर तब जब केंद्र में अलग दल की राजनीति हो, ठीक है, और राज्य में अलग दल की। अगर केंद्र में भी जैसे वर्तमान में देखें कि उत्तराखंड में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उत्तराखंड सरकार किसी भी रूप में केंद्र को के ऊपर आरोप नहीं लगाएगी, बजाय इसके कि जिन राज्यों में गैर बीजेपी की सरकार है, ठीक है, तो जहाँ पर गैर बीजेपी की सरकार होगी वहाँ पर कई बार राजनीतिक लाभ के लिए और कई बार वास्तविक रूप में जो राज्य हैं उनकी अनदेखी भी की जाती है। केंद्र राज्य संबंध पर गठित आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया ने भी कहा कि अफसोस यह है कि स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रीय या कार्य विशेष के संबंध विकेंद्रीकरण अधूरा रहा। यही नहीं, समय गुजरने से सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी बलवती होती गई। जो सरकार आयोग है, 1983 में केंद्र सरकार द्वारा न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। तो उसमें उन्होंने केंद्र राज्य संबंधों के विषय में काफ़ी सुझाव दिए थे, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि अखिल भारतीय सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए, ताकि ऐसी कुछ और सेवाओं का निर्माण भी इसके द्वारा, केंद्र के द्वारा किया जाना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि राज्यपालों की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श अवश्य किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश यही रहता है कि केंद्र में अलग गवर्नमेंट है, अलग दल की, ठीक है, और राज्य में अलग है। तो जो केंद्रीय सरकार है वो अपने किसी राजनीतिक पहुंच वाले व्यक्ति को या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को दूसरे राज्य में राज्यपाल बना के भेज देते हैं। तो ऐसे में सरकारी आयोग ने क्या कहा कि अगर किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करनी है, जैसे उत्तराखंड में अगर राज्यपाल की नियुक्ति करनी है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से सलाह ली जानी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पर विरोधी दल की सरकार है, तो उन राज्यों में भी वहाँ के मुख्यमंत्री से क्या करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा काफ़ी उन्होंने सरकार आयोग ने उस समय अपनी रिपोर्ट में 1988 में जब अपनी रिपोर्ट सौंपी, कई सुझाव उन्होंने केंद्र राज्यों के संबंधों के विषय में दिए थे।
इसी प्रकार वित्तीय मामलों में भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है। जिन करों की आय में राज्य का हिस्सा होना चाहिए उन्हें केंद्र हड़प जाता है। इस प्रकार केंद्र ने भारत के संघीय स्वरूप को विकसित और सुदृढ़ नहीं होने दिया। एक समन्वयकारी भूमिका निभाने के स्थान पर केंद्र ने अपने आप को एक अधिशासी बना लिया। तो वित्तीय क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा क्या है, अधिकार केंद्र को दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि जो केंद्र और राज्यों के मध्य में बहुत ज़्यादा विवाद है। अब महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, ठीक है, और आप पश्चिम बंगाल और यहाँ पे केंद्र सरकार का बहुत ज़्यादा विवाद रहता है। तो जब अलग अलग दलों की गवर्नमेंट होती है तो विवाद की स्थिति और ज़्यादा भयानक हो जाती है। तो जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वह इस प्रकार से हैं कि केंद्र और राज्य के मध्य में क्या है, जो भी मतभेद के जो कारण हैं उसमें सबसे पहला है राज्यपाल की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी। ठीक है, तो बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि किसी राज्यपाल को नियुक्त किया गया है और 5 साल पूरा करके वो राज्यपाल पद से हटे। तो जैसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है या सरकारी आयोग है, जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में क्या कहा गया कि राज्यपाल पद पर नियुक्ति मुख्यमंत्री से परामर्श करके की जाए और राज्यपाल पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो राजनीतिक जीवन से न जुड़ा हो। ठीक है, सरकारी आयोग में भी यही बात कही गई कि जो राजनीतिक छवि वाला या राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति ना हो जिसको राज्यपाल नियुक्त किया जाए, क्योंकि कई बार जब विभिन्न विधेयक बनेंगे या राज्य में कुछ ऐसी स्थिति आएंगी, विपरीत स्थितियाँ, तो उस समय वह व्यक्ति क्या करेगा, अपनी दलगत राजनीति के तौर पर क्या करेगा, अपनी वहाँ पर निर्णय लेगा। तो इसलिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या कहा कि राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ व्यक्ति राज्यपाल ना हो। लेकिन वास्तव में क्या होता है, आप देख लीजिए वर्तमान में भी तो जो राजनीतिक छवि वाले व्यक्ति या मुख्यमंत्री किसी राज्य के या अन्य कोई किसी दल के बहुत जाने माने हस्ती को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। महाराष्ट्र का राज्यपाल वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी को जिस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, उसके अलावा राष्ट्रपति शासन लगाना, उत्तराखंड में भी राष्ट्रपति शासन लगा था। तो अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। और कई बार जब ज़्यादातर ऐसी स्थिति आती है कि अगर केंद्र में किसी दल की सरकार है और राज्य में भी उसी दल की सरकार है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन ज़्यादातर नहीं लगाया जाता है। अक्सर विरोधी दलों की सरकारें जहाँ पर होती हैं वहाँ पर ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और राज्य के द्वारा ये आरोप भी लगाया जाता है। और राज्यपाल का पक्षपातपूर्ण रवैया, ठीक है, जो अभी हमने अभी बात की थी कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या कहा था कि राज्यपाल दलगत राजनीति से दूर रहे, लेकिन वास्तव में ये इसको अमल में नहीं लाया गया और राज्यपाल का रवैया हमेशा क्या रहता है, पक्षपातपूर्ण रहता है। राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती, तो राज्य सरकारें कहती हैं कि केंद्रीय बलों की तैनाती राज्य में नहीं होनी चाहिए, उसके लिए पुलिस और यहाँ पे राज्य की जो सुरक्षा बल है वो हैं, लेकिन केंद्रीय बलों की कई बार तैनाती की जाती है। उसके अलावा है राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना। कई बार राज्यपाल क्या कर देते हैं, केंद्र के लिए विधेयकों को आरक्षित रख देते हैं और वो विधेयक कई बार पास नहीं हो पाते या उनको विधेयक पारित होने में देरी लगती है। उसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं, इनका प्रबंधन क्या होता है, नौकरी तो इनकी क्या होती है, अलग अलग कैडर लेते हैं ये राज्यों के, लेकिन इनका जो प्रबंधन होता है कहाँ से होता है, जो भारत सरकार है वही करती है। तो इस पर भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। और सबसे बड़ा जो विवाद का जो कारण है वो क्या है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो वित्तीय हिस्सेदारी है। तो वित्तीय हिस्सेदारी को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद केंद्र राज्य के संबंध में है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि गठबंधन सरकारों के दौर में भी केंद्र राज्य के जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए देखने को मिलते हैं। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में एक और संघवाद की स्थापना के लिए राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की, तो दूसरी ओर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया। और जो ये केंद्र और राज्यों के बीच में जो भी वैमनस्य पाया जाता है या मतभेद की जो स्थिति पाई जाती है, कई बार जो गठबंधन की सरकारें हैं ये भी सही तरीके से शासन संचालन नहीं कर पाते और इसके कारण क्या होता है, कई बार मतभेद की स्थिति, आपस में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है केंद्र और राज्यों के बीच में। और उसके बाद जो 7वीं अनुसूची के तहत 3 जो सूचियाँ हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उसमें केंद्र की ओर ज़्यादा झुकाव है
और उसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वह भी केंद्र के पास है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो केंद्र और राज्य को वर्तमान की आवश्यकता अनुसार क्या करना चाहिए, एक सहकारी संघवाद के रूप में आगे बढ़ना चाहिए और जो राज्य हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि केंद्र को मदद करते हुए वे विकास के कार्य करें और जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग अपनी शासन संचालन को जारी रखें। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।